नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर के आई टी आई में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे स्पेशल बीएसपी एससीएल और एमपी लाइनमैन का जो रिसेंटली में फॉर्म फिलअप का डेट आ चुका है। 24 दिसंबर से फॉर्म इसका फिलअप होगा, 24 दिसंबर से लेके 23 जनवरी तक। तो आप लोग एमपी लाइनमैन का भी फॉर्म जल्द से जल्द भर देंगे जब भी ओपन होगा। तो दोस्तों, ये सभी जो दो एग्ज़ाम का टारगेट लेकर हम मिक्स इलेक्ट्रीशियन क्वेश्चन का प्रैक्टिस इस सीरीज के माध्यम से कराएंगे, जो कि हमारा सीरीज जो आपका प्रैक्टिस सेशन वाइज आएगा। ठीक है, तो आज हम प्रैक्टिस सेट 1 को लगाएंगे। देन इसी तरह स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस सेट आता रहेगा। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस सेशन से जुड़ जाइएगा। ये क्वेश्चन जो लेकर आए हैं यह प्रीवियस ईयर में कोई न कोई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये सब रहने वाले हैं दोस्तों। और उससे रिलेटेड जितना भी फैक्ट है उसको भी हम कवर करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। देखिए, इसमें क्वेश्चन पहला है, शक्ति गुणांक 0.6 के साथ 100 वोल्ट आपूर्ति से जुड़ी एकल फेज यानी सिंगल फेज मशीन 10 किलोवाट का उपभोग करती है, कंज्यूम करती है। इसकी केवीए और रेटेड लाइन धारा कितनी होगी? दोस्तों, इसमें केवीए पूछा है और रेटेड लाइन धारा दिया है। ठीक है, ये आपका न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल बनाने से पहले जो जो दिया रहता है उसको हम लिख लेते हैं, यानी गिवन हमारा क्या क्या दिया है उसको हम पहले लिख लेंगे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए, इसमें पावर फैक्टर दे दिया है। पावर फैक्टर कितना है? 0.6 दे दिया है। ठीक है, और देन हमारा वोल्टेज भी दे दिया है, 100 वोल्ट दिया है। ठीक है, और उसके बाद पी दिया है, पावर दिया है कितना? 10 किलोवाट, 10 किलोवाट दे दिया है। ठीक है, इतना दे दिया है। दोस्तों, एक फार्मूला हम जानते हैं, P बराबर VI cos फाई। तो यहाँ से हमें करंट फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि P भी दिया है, V भी दिया है और cos फाई भी दिया है। तो I बराबर P बटा V cos फाई हो जाएगा। ओके, तो I बराबर P का मान रख देंगे 10 किलोवाट। ठीक है, 10 किलोवाट यानी 10 गुणे 1 किलो, मतलब 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। तो 1000 वाट कर देंगे, यहाँ वाट हो जाएगा, बटा के V का मान 100 दिया है इंटू कॉस फाई का मान 0.6 दिया है। यानी दोस्तों, जब इसे हम काट पीट लेंगे तो I का मान निकल कर फाइनली क्या आ जाएगा? 166.66 आ जाएगा एम्पियर। तो यहाँ पे I का मान ऑप्शन में तो दिया नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में पूछ लिया है, तो I का मान निकाल देंगे, 166.66 हो जाएगा। ठीक है, वहीं दूसरा जो केवीए का मान निकालना है, तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखिए, केवीए का मान फार्मूला होता है केवीए। केवीए बराबर होता है किलोवाट बटे कॉस फाई। इस फार्मूले को आप याद रखेंगे, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो केवीए बराबर किलोवाट बटे कॉस फाई। तो दोस्तों, यहाँ पे किलोवाट का मान दिया ही है, ऊपर हम 10 किलोवाट दिया है। ठीक है, तो किलोवाट बराबर कितना हो जाएगा? 10 किलोवाट, और कॉस फाई 0.6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब हम काटेंगे तो कितना हमारा आ जाएगा? 16.66 KVA आ जाएगा। दोस्तों, यही ऑप्शन में दिया है और यही आपका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। जो केवीए का मान हो जाएगा, केवीए का किलो वोल्ट एम्पियर का, वह कितना हो जाएगा? 16.66 केवीए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों, इस प्रकार हम क्वेश्चन जो दिया रहता है, जो भी गिवन है, पहले उसको फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेते हैं। देन उसके बाद फार्मूला कौन सा फिट होगा उसको हम बैठाकर क्वेश्चन का आंसर निकालने का प्रयास करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आई होप दोस्तों, क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और इसका आंसर भी समझ में आया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
देखिए अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बोल रहा है एक वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर में 4 पोल के साथ प्रत्येक में 10 दांत है। ओके, प्रत्येक में 10 दांत है। यदि रोटर में 80 दांत हैं तो स्टेप कोण क्या है। दोस्तों इसमें स्टेप कोण पूछा है। स्टेप कोण को हम अल्फा से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर आप 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़े होंगे तो इस फार्मूले से जरूर परिचित होंगे। तो दोस्तों स्टेप जो कोण होता है इसका फार्मूला होता है एल्फा बराबर एन एस माइनस एन आर बटा एन एस इंटू एन आर और मल्टीप्लाई सबके मल्टीप्लाई 360 डिग्री होता है। ये स्टेप कोण होता है। ये आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में भी देखने को फार्मूला मिलेगा। ओके, तो इस फार्मूले से हम ये अपना जो क्वेश्चन दिया है इसको हम सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए यहाँ स्टेप कोण पूछा है, तो अब दोस्तों यहाँ पे क्या क्या दिया है इसको पहले हम लिख लेंगे। ठीक है, जो जो दिया है उसको हम लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है 10 पोल के प्रत्येक में 10 दांत हैं। ठीक है, मोटर में एक वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर में 4 पोल के साथ प्रत्येक में 10 दांत है। यदि रोटर में 80 दांत है, रोटर पूछा है यहाँ पे दिया है, तो यानी रोटर जब दिया है तो एनआर का कहीं ना कहीं 80 दांत है। ठीक है, एनआर में 80 दांत हो गए दोस्त। उसके बाद यहाँ पे जो एन एस है, ठीक है, जो एन एस है, एन एस में क्या है 4 गुणे 10 यानी 40 दांत स्टेटर में है। ठीक है, एन एस में 40 दांत हो गए और एन आर में 80 दांत हो गए। ठीक है, तो बस यही आपका 2 से फार्मूले में रख के आंसर हम निकाल लेंगे। तो अल्फा बराबर क्या होता है एन एस माइनस एन आर बटा एन एस इंटू एन आर कुल के मल्टीप्लाई 360 डिग्री। तो एन एस मान रख देंगे 40 माइनस एन आर 80 बटा के 40 गुणे 80 इंटू 360। अगले साइड में देख लेते हैं। तो 80 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा 40 बचेगा। ठीक है, बटा के नीचे 40 इंटू 80 था और मल्टीप्लाई 360 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ क्या करेंगे हम काट पीट लेंगे। जब काटेंगे तो 40 40 जाएगा और जब मल्टीप्लाई गुणा भाग करेंगे दोस्तों तो फाइनली हमारा अल्फा बराबर जो आ जाएगा 4.5 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, जो अल्फा का माना जाएगा 4.5 डिग्री। तो आपका जो राइट आंसर दिया है इसमें ऑप्शन बी क्लिक कर दीजिएगा, आंसर सही दिया है। ठीक है, जो अल्फा बराबर हो जाएगा 4.5 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एक बार अपने से करने का प्रयास जरूर करिएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन लेटेस्ट क्वेश्चन बिल्कुल है, आपके एग्जाम में आ सकता है, पूछ सकता है इससे रिलेटेड। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। भू रिसाव यानी भू रिसाव का मतलब अर्थ लीकेज होता है, यानी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर इज आल्सो नोन एज, यानी ELCB जो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है उसको और नाम से भी जाना जाता है, डॉट 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 के नाम से भी जाना जाता है। और किस नाम से भी जाना जाता है आयल सर्किट ब्रेकर, अवशेष करंट सर्किट ब्रेकर, ढाल गए सर्किट ब्रेकर या लघु प्रकोष्ठ वाले सर्किट ब्रेकर। तो देखिए दोस्तों ये जो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है यह क्या करता है, जो लीकेज करंट होता है उसको ग्राउंड करने का यह वर्क करता है, कार्य करता है, ताकि हमें झटका न लगे कोई भी मशीन उपकरण पर जब हम काम करते हैं। तो दोस्तों जो ELCB होता है, ELCB उसको और भी नाम से जानते हैं RCCB से। जो RCCB होता है वह भी पूर्ण रूप से ELCB का ही कार्य करता है। ठीक है,
तो RCCB का जो फुल फॉर्म होता है रेसिडुअल करेंट सर्किट ब्रेकर होता है। तो इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है और इसका तो फुल फॉर्म पूछता ही है। अभी रिसेंटली में आपका जो राजस्थान जूनियर इंस्ट्रक्टर का हुआ था तो उसमें ELCB का फुल फॉर्म पूछ दिया था। समझ सकते हैं ये जो एग्ज़ाम मतलब राजस्थान टीचर वाले में जो टीचर का एग्ज़ाम था उसमें ELCB का फुल फॉर्म पूछा था। तो RCCB का भी पूछ सकता है, ELCB का पूछ सकता है, इसका वर्क भी पूछ सकता है। इसका मेनली वर्क होता है करंट को जो करंट है लीकेज करंट है उसको ग्राउंड करना होता है और ह्यूमन को मशीन को प्रोटेक्शन प्रदान करना होता है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा बी। ठीक है, रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न बोल रहा है 900 आरपीएम पर चल रही 50 हर्ट्ज 6 पोल 3 चरण यानी 3 फेज मोटर की तकरीबन दक्षता कितनी होगी। दोस्तों 900 आरपीएम पे चल रहा है, 50 हर्ट्ज 6 पोल है और 3 फेज इंडक्शन मोटर की इफिशियंसी पूछ रहा है, दक्षता पूछ रहा है। ठीक है, तो इफिशियंसी बराबर होता है आउटपुट बटा इनपुट इंटू 100 होता है। ये इफिशियंसी का जो फार्मूला होता है यह होता है। तो आउटपुट में हम यहाँ से क्या रख लेंगे, आउटपुट में यानी रोटर का स्पीड बटे सिंक्रोनस स्पीड इंटू 100 यह भी कर सकते हैं इफिशियंसी के लिए। यानी दोस्तों जो स्टेटर के थ्रू जो रोटर चल रहा है वही तो हमारा आउटपुट काम करेगा। तो आउटपुट जितना हमें रोटर पे मिल रहा है स्पीड और बटा के सिंक्रोनस स्पीड इंटू 100, तो इसी पे हम इसका तकरीबन दक्षता निकाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया है 900 दिया है तो NR का स्पीड दिया है 900। ठीक है, 900 जो दिया है NR का स्पीड दिया है RPM, NR का स्पीड कितना है 900 RPM है। ठीक है, और यहाँ पे NS का हम स्पीड निकालने के लिए फार्मूला जानते हैं, निकाल लेंगे 120 F बटा P। तो दोस्तों यहाँ पे F फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दिया है और P का मान भी दिया है 6 पोल दिया है। तो जैसे हम मान रखेंगे तो NS बराबर 120 इंटू 50 बटा आपका 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12 काट लेंगे, 5 दूनी 10 यानी NS का मान 1000 RPM आ जाएगा, 1000 RPM आ जाएगा। तो फिर आपका इसमें मान रख देंगे NS का, तो इफिशियंसी बराबर NR बटा NS इंटू 100। तो NR का मान कितना है 900 RPM है और NS का मान 1000 है इंटू 100। तो 2 शून्य से 2 शून्य और 1 शून्य से 1 शून्य यानी दोस्तों कितना आ जाएगा, 1000 पे 900 RPM है तो सीधे 90% हो जाएगा इसका इफिशियंसी। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा 90% इफिशियंसी हो जाएगा जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न अगला है फीडर में वोल्टेज ड्रॉप किससे मुक्त होता है। यह भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो फीडर होता है, फीडर पहले क्या होता है देखिए, जो फीडर होता है वह क्या होता है, तो फीडर वह लाइन चालक होता है जो वैद्युत शक्ति को पावर हाउस होता है उपकेंद्र से डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाता है। यानी पावर हाउस से जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर यानी कंज्यूमर होता है, कंज्यूमर से पहले जो डिस्ट्रीब्यूट होता है यानी गांव-गांव तक लाइट होता है वहां तक पहुंचाता है, उसे हम फीडर कहते हैं। ठीक है, उसे हम फीडर कहते हैं। फीड करना यानी करंट को फीड करना, फीडर करते हैं। दोस्तों जो फीडर होता है उसमें IR ड्राफ्ट जो होता है उससे मुक्त होता है, किससे, रजिस्टेंस से, वायर की लंबाई से, ग्राउंडिंग का प्रकार से, क्रॉस सेक्शन से। तो देखिए यह जो निर्भर करता है लॉ ऑफ रेजिस्टेंस पे निर्भर करता है, R बराबर रो L बटे ए। ये फार्मूला आप याद रख लेंगे। तो जो फीडर में वोल्टेज ड्रॉप होता है वह प्रतिरोध पे बिल्कुल निर्भर करता है
वायर की लंबाई एल पे भी निर्भर करता है। ग्राउंडिंग का प्रकार इस पे निर्भर नहीं करता है। क्रॉस सेक्शन क्षेत्र ए पर भी निर्भर करता है। यानी दोस्तों जो वोल्टेज का जो ड्रॉप होता है वह ग्राउंडिंग का प्रकार यानी टाइप ऑफ ग्राउंडिंग पे बिल्कुल निर्भर नहीं करता है, बाकी इन तीनों पे करता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। जो फीडर का जो वोल्टेज ड्रॉप है आर बराबर रो एल बटे ए पे निर्भर करता है, बाकी इसके अलावा कोई भी आएगा तो उस पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, जो फीडर होता है वह फीडर में टैपिंग नहीं की जाती है, इसको भी आप याद रखेंगे। वहीं सर्विस एक मैन होता है उसमें टैपिंग बिल्कुल की जाती है 100%, लेकिन जो फीडर होता है इसमें टैपिंग बिल्कुल अलाउड नहीं होता है। ओके, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, एक मोटर की दक्षता जो 4 किलोवाट शक्ति की है और 4 अश्व शक्ति देती है कितनी होगी। एक बार फिर इसमें इफिशियंसी पूछ लिया है। एक मोटर की दक्षता बताना है यानी इफिशियंसी को बताना है जो 4 किलोवाट शक्ति की है और 4 अश्व शक्ति देती है। 4 अश्व शक्ति हमें देती है। ओके, और कितना वाट की है, 4 किलो वाट की है। तो इसकी इफिशियंसी बताना है। तो इफिशियंसी बराबर हम जानते हैं आउटपुट बटा इनपुट गुणे 100 होता है। ठीक है, ये इफिशियंसी होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका दक्षता हो जाएगा P आउटपुट हो जाएगा बटा P इनपुट हो जाएगा, क्योंकि दोनों में पावर का ही बात है। तो P आउटपुट हो जाएगा, P इनपुट आएगा इंटू 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो P आउटपुट दिया है, आउटपुट क्या है, 4 अश्व शक्ति देता है। तो 4 गुणे अश्व शक्ति 746 वाट होता है। ठीक है, एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है बटा के 4 किलो वाट हो जाएगा। तो 4 इंटू किलो वाट यानी 1000 वाट हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 किलो वाट बराबर क्या होता है, 1000 वाट होता है। तो यही यहाँ पे किए हैं, 4 किलो वाट था तो 4 इंटू 1000 वाट हो जाएगा और यहाँ भी वाट हो जाएगा। तो बस इसी को हम सोल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों जब इसको हम सॉल्व करें इंटू हंड्रेड कर देंगे, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे 4 से 4 कट जाएगा और यहाँ पे 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा। और जो दोस्तों इसको जब 746 में 10 से भाग करेंगे तो 74.6% आ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 74.6% हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आता रहता है। ओके, तो आप लोग आउटपुट और इनपुट से ज़रूर याद रखें। कोई भी आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप ज़रूर पढ़ के जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये आप सीरीज से जुड़ जाइए और शुरू से अंत तक जितना भी क्वेश्चन है उसको सभी को कर डालिए। इससे रिलेटेड ज़रूर जो भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को 100% ज़रूर कुछ न कुछ मिलेगा। ठीक है, तो यानी कुल मिला जुला के इस सीरीज से आपको बेनिफिट निश्चित रूप से होने वाला है। ठीक है, तो शुरू से लास्ट तक इस सीरीज में आप बने रहिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा। सभी क्वेश्चन को आप केयरफुल देखिएगा और उसे जो नए लगेगा उसको आप नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक में। तो यही मेन पढ़ने का तरीका होता है। ठीक है, ये नहीं कि आप मोबाइल में सिर्फ देख रहे हैं और स्किप करके चले जा रहे हैं। दोस्तों वो बिल्कुल रॉन्ग तरीका है। पढ़ने का जो सही तरीका होता है, कोई भी आप कोई भी चैनल का कोई भी वीडियो देखते हैं तो आप देखिए कि कौन आ रहा है, जो आ रहा है क्वेश्चन तो उसको आप फॉरवर्ड करके आगे बढ़ सकते हैं। मतलब क्योंकि वो आ ही रहा है, लेकिन जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपको लगे कि ये नया क्वेश्चन है तो उसको क्या करिए, कहीं अपना जो नोट बनाते हैं आप थ्योरी का,
वहाँ पे क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा, उसको फार्मूले को नोट डाउन कर लीजिए, ताकि जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक हो तो उसके क्विकली उसका रिवीजन कर सकें। ठीक है, तो इस प्रकार के आप तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रश्न आपका क्लियर हो गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी आया। अगला प्रश्न है दोस्तों, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इलेक्ट्रिक बेल में, यानी जो इलेक्ट्रिक वेल होता है, इलेक्ट्रिक वेल में किस प्रकार के चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है। जो दोस्तों घर में, हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक बेल लगी होती है, बाहर से हम बेल को ऑन करते हैं, मतलब बेल घंटी को दबाते हैं तो अंदर एक आवाज़ आती है। तो वह उसमें चुंबक का, मतलब किस प्रकार के चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है। 4 प्रकार का चुंबक दिया गया है कि कौन से चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है। पहला है रेयर अर्थ मैग्नेट, दूसरा परमानेंट मैग्नेट, तीसरा कार्बन मैग्नेट, चौथा है इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, तो देखिए जो दोस्तों चुंबक होता है, तो चुंबक क्या होता है, इसमें जो आपका इलेक्ट्रिक वेल में होता है, मेनली इसमें वैद्युत चुंबक का प्रयोग होता है। ठीक है, वैद्युत चुंबक का प्रयोग होता है। तो वैद्युत चुंबक क्या होता है, कोई भी लोहा होता है उसके ऊपर जब हम अपना एक वायर का इस प्रकार वाइंडिंग बना देते हैं और उसके ऊपर जब चालक के लपेट देते हैं तो उसमें जब हम धारा प्रवाह करते हैं तो वही क्या होता है, वैद्युत चुंबक बन जाता है। तो मेनली दोस्तों जो इलेक्ट्रिक वेल होता है उसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रयोग करते हैं, वैद्युत चुंबक का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। और जो आपका परमानेंट मैग्नेट होता है, यह लाउड स्पीकर में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, देखिए यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सोडियम लैंप का प्रयोग होता है। दोस्तों जो सोडियम लैंप होता है इसका प्रयोग होता है अध्ययन कक्ष में, रास्तों के लिए, ऑडिटोरियम के लिए, पुस्तकालय के लिए। तो पहले तो जो दोस्तों जो सोडियम लैंप होता है इसका प्रयोग होता है रास्तों के लिए होता है। ठीक है, जो स्ट्रीट लाइट होती है, यानी रास्तों के लिए जो सोडियम लैंप होता है इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो दोस्तों सोडियम लैंप होता है इसकी जो दक्षता होती है उसको आप याद रख लेंगे। जो सोडियम लैंप की दक्षता होती है वह 40 से 50 ल्यूमेन पर वाट होती है। दक्षता भी पूछ लेता है आपसे सोडियम लैंप का, तो सोडियम लैंप की दक्षता 40 से 50 ल्यूमेन पर वाट होती है। और जो सोडियम लैंप होता है वह 220 वोल्ट एसी एसी सप्लाई पर संचालित होता है। और दोस्तों इसका जीवन काल, यानी लाइफ भी होता है सोडियम लैंप का। जीवन काल की बात करें तो 3000 वाट 3000 आवर होता है, 3000 घंटा होता है। इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, ये सब पॉइंट एक्स्ट्रा पॉइंट है दोस्तों। आप अगर इसे लिखना चाहेंगे तो एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में लिख सकते हैं सोडियम से रिलेटेड। ठीक है, और एक बात और है, जो सोडियम होता है वह प्रारंभ में कैसा कलर देता है, पिंक कलर देता है। इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, मेनली जो सोडियम होता है वह सोडियम का पीला रंग होता है, लेकिन शुरुआती में यह गुलाबी रंग देता है। ठीक है, और शुरुआती में जब स्टार्ट होता है तो 10 से 15 मिनट का समय भी लेता है। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। सॉरी, जब दोस्तों सोडियम लैंप आपका जब प्रारंभ होता है, स्टार्ट होता है, तो शुरुआत में यह 10 से 15 मिनट लेता है। देन पूर्णतः जब आपका डिस्चार्ज हो जाता है तो उसके बाद पीला रंग देता है, यानी येलो रंग देता है जब पूर्णतः डिस्चार्ज होता है। तो इतना पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पहला पॉइंट करेंगे, पहला पॉइंट नोट क्या करेंगे कि सोडियम जो लैंप होता है, तो पहला इससे रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन क्या याद करेंगे कि जो सोडियम लैंप होता है यह स्ट्रीट लाइट रास्तों के लिए प्रयोग किया जाता है।
दूसरा, इससे क्वेश्चन बन सकता है कि सोडियम वाष्प लैंप की दक्षता कितनी होती है, तो 40 से 50 ल्यूमेन पर वाट होती है दक्षता। अब तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, जो यह एसी पे वर्क करता है कि डीसी पे, तो 220 वोल्ट एसी पे वर्क करता है। इससे रिलेटेड चौथा क्वेश्चन आपका है कि इसका जो लाइफ होता है, जीवन काल होता है, लगभग 3000 आवर इसका लाइफ होता है, जीवन काल होता है। और पांचवा क्वेश्चन है, यह शुरुआती में कैसा कलर देता है, तो पिंक यानी गुलाबी कलर देता है, और 10 से 15 मिनट पूर्णतः डिस्चार्ज होने के बाद यह पीले रंग का रोशनी देता है, येलो रंग का रोशनी देता है। और छठवां क्वेश्चन आपसे इससे रिलेटेड बन सकता है कि दोस्तों जो इसका जो CRI होता है, CRI जो कलर रेंडरिंग इंडेक्स होता है, यह बहुत कम होता है। इसको भी आप याद रखेंगे, बहुत कम होता है इसका CRI। और इसका जो मोनोक्रोमेटिक, यह मोनोक्रोमेटिक लैंप होता है, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लैंप होता है, यानी एक वर्णी प्रकाश देता है, सिर्फ पीले रंग का देता है, ठीक है। तो इतना इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, रिक्वेस्ट है। ओके, सोडियम लैंप बहुत इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड हर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो लंबा है, लंबा बन सकता है, लेकिन इसका जो फैक्ट है ये सभी आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो शॉर्ट देखने से कोई मतलब, कोई फ़ायदा है नहीं। अगर वीडियो लंबा ही देखते हैं लेकिन आपको अच्छा कंटेंट मिलता है, तो आप उसे ज़रूर रिसीव करने की कोशिश करिए, ठीक है। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस स्विच और सुरक्षात्मक डिवाइस के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो चार ऑप्शन दिए हैं, कौन सा इसमें डिवाइस है जो स्विच और सेफ्टी डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो फ्यूज है, तो फ्यूज को तो स्विच के रूप में बिल्कुल नहीं, हाँ स्विच को प्रोटेक्शन के रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन स्विच के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा दिया है ट्रिपल पोर आयरन क्लेड स्विच, नहीं इसका भी नहीं। इंटरमीडिएट स्विच, ये भी स्विच है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो स्विच और सुरक्षात्मक दृष्टि से हम जो डिवाइस प्रयोग करते हैं वह मिनिएचर सर्किट ब्रेकर को प्रयोग करते हैं, MCB को प्रयोग करते हैं। कभी कभी MCB का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो फुल फॉर्म इसका मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। दोस्तों मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का जो धारा रेटिंग होता है वह 2 एम्पियर से 60 एम्पियर के बीच होता है, इसको भी आप याद रखेंगे। और दोस्तों जो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है एक बार ख़राब हो जाता है तो उसको दोबारा हम बदल नहीं सकते हैं, इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिजली की खपत इनमें से किसमें सबसे अधिक होती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खपत का मतलब कंज्यूम, कंज्यूम कौन सा सबसे ज़्यादा करता है, वॉशिंग मशीन करता है, आयरन करता है, वैक्यूम क्लीनर करता है, या फिर हीटर करता है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, जिसका बिजली के दोस्तों जिस भी उपकरण का जितना ज़्यादा वाट होगा, यानी जितना ज़्यादा वाट खाएगा उतना ही ज़्यादा बिजली को कंज्यूम करता है, ठीक है। क्योंकि जितना कम वाट वाला होगा वह कम बिजली का खर्च करेगा, कम खाएगा, लेकिन जितना जिसका वाट ज़्यादा होता है, यानी किसी पे देखेंगे 1600 वाट होता है, किसी पे 60 वाट होता है, तो 1600 वाट वाला ज़्यादा कंज्यूम करेगा, 60 वाट वाला कम कंज्यूम करेगा। तो इसलिए बिजली की जो खपत होती है, जो सबसे ज़्यादा वाट का होता है वह ज़्यादा कंज्यूम करता है। तो जो वॉशिंग मशीन होता है तो मेनली इसका खपत 400 वाट होता है, 400 वाट होता है। और जो दोस्तों प्रेस होता है इसे आयरन बोलते हैं, तो आयरन का लगभग 750 वाट होता है। वहीं बात करें वैक्यूम क्लीनर,
वैक्यूम क्लीनर जो होता है तो इसका कितना होता है आपका वैक्यूम क्लीनर का वही 400 से 600 वाट होता है। 400 से 600 वाट होता है। अब दोस्तों जो आयरन होता है, आयरन का जो होता है लगभग 1000 वाट होता है। सॉरी, जो हीटर होता है वाटर हीटर, इसका लगभग 1000 वाट से ज़्यादा ही होता है। अगर आप एक सिंगल कॉइल वाला हीटर आता है तो उस पर देखेंगे तो 1800 वाट होता है। ठीक है, तो इस इन चारों में सबसे ज़्यादा जो कंज्यूम करेगा तो आपका हीटर करेगा, यानी वाटर हीटर करेगा। हीटर नहीं, वाटर हीटर करेगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो कंज्यूम करेगा वह वाटर हीटर करेगा, 1000 से ऊपर करेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानक IEC 60601 के अनुसार अर्थ लीकेज करंट का अधिकतम सीमा कितना होता है। दोस्तों जो ELCB होता है, अर्थ लीकेज करंट जो होता है, उसका अधिकतम सीमा पूछा है कितना होता है। 0.2 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर, 0.4 मिली एम्पियर, 0.1 मिली एम्पियर। ठीक है, तो इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा याद रखेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी जो 1 मिली एम्पियर होता है यह होता है अर्थ लीकेज करंट का अधिकतम सीमा, अधिकतम रेंज होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उस पर ज़्यादा हम समझ देंगे और उससे रिलेटेड स्टाफ फैक्ट भी बताएंगे। ये सब न्यूमेरिक है, यानी याद करने योग्य है। अगर लीकेज करंट का अधिकतम सीमा आ जाएगा तो इसमें कोई एक्स्ट्रा फैक्ट है नहीं, इसे डायरेक्ट हम 1 मिली एम्पियर लगा देंगे, याद करने योग्य है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, भारतीय बिजली नियम 1956 के अनुसार सभी मध्यम वोल्टेज उपकरण को, यानी 3 प्रकार का वोल्टेज होता है, एक लो वोल्टेज होता है, एक मीडियम वोल्टेज होता है और एक हाई वोल्टेज होता है। तो इसमें पूछा है भारतीय बिजली नियम के अनुसार 1956 के अनुसार सभी मध्यम वोल्टेज, जो सभी मध्यम वोल्टेज होते हैं उसको क्या करते हैं। किसी अर्थिंग की ज़रूरत नहीं होती है तो गलत बात है। दूसरा, कम से कम एक कनेक्शन द्वारा अर्थ से जोड़ा जाना चाहिए। तीसरा है कम से कम 4 अलग-अलग और विशिष्ट कनेक्शन द्वारा अर्थ से जोड़ना चाहिए। चौथा ऑप्शन है कम से कम 2 अलग-अलग और विशिष्ट कनेक्शन द्वारा अर्थ से जोड़ा जाना चाहिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यानी जो मीडियम वोल्टेज होता है, मीडियम वोल्टेज को कम से कम 2 अलग-अलग और विशिष्ट कनेक्शन द्वारा अर्थ से जोड़ा जाना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब दोस्तों मीडियम का तो जान गए, अब बात कर लेते हैं लो वोल्टेज का और हाई वोल्टेज का। ठीक है, मीडियम का तो कम से कम 2 था, लेकिन जो लो होता है इसका कम से कम एक क्या होता है, कम से कम एक कनेक्शन द्वारा अर्थ से जोड़ना चाहिए। ठीक है, एक कनेक्शन द्वारा अर्थ से जोड़ना चाहिए। वहीं जो हाई वोल्टेज होता है इसके लिए कम से कम 4 अलग-अलग और विशिष्ट कनेक्शन द्वारा अर्थ से जोड़ा जाना चाहिए। तो इन तीनों को आप याद रखेंगे, नहीं तो कहीं नोट डाउन कर लेंगे। लो के लिए कम से कम एक, और मीडियम के लिए 2 और हाई के लिए 4। ठीक है, 1, 2 और 4। तो ये तीनों को आप याद रखेंगे अच्छे से। और जो अर्थ होता है, अर्थिंग मुख्यतः क्यों करते हैं, झटके से सुरक्षा के लिए हम अर्थिंग करते हैं। दोस्तों जब अर्थ करते हैं तो उस समय जो ग्राउंडिंग वाला जो रेजिस्टेंस होता है वह कम से कम होना चाहिए। यह भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। जो ग्राउंडिंग किए हुए हैं उसका जो वायर का रेजिस्टेंस होता है वह कम से कम होना चाहिए, तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट ग्राउंड में हो पाएगा, जा पाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि कम से कम 2 है तो मध्यम के लिए होगा, कम से कम 4 है तो हाई के लिए होता है, और कम से कम 1 है तो
लो के लिए होता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन बोल रहा है 5 वोल्ट के कितने बल्ब एक लड़ी में श्रेणी क्रम में संयोजित किए जा सकते हैं जबकि कुल स्रोत वोल्टेज 230 वोल्ट है। ठीक है, तो 5 वोल्ट के कितने एक लड़ी श्रेणी क्रम में संयोजित किए जा सकते हैं जबकि कुल स्रोत के वोल्टेज 230 वोल्ट है। तो देखिए दोस्त, यहाँ पे प्रत्येक बल्ब का वोल्टेज दिया है 5 वोल्ट दिया है और कुल आपूर्ति वोल्टेज 230 वोल्ट दे दिया है। ठीक है, तो इसका एक फार्मूला होता है वोल्टेज की संख्या, यानी सॉरी बल्बों की संख्या। जो बल्बों की संख्या होती है लड़ी में सीरीज में क्या होती है, स्रोत वोल्टेज सोर्स वोल्टेज बटा के एक बल्ब का वोल्टेज, यानी एक बल्ब का वोल्टेज, और इसका प्रतिशत होता है ±5% होता है। ठीक है, ±5% होता है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, 230/5 प्लस 230/5 गुणे 5% हो जाएगा। ठीक है, ये कर देंगे। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो जब हम इसको काटेंगे तो आपका 46 आ जाएगा, प्लस जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2.3 के लगभग आ जाएगा। यानी दोस्तों 46 और 2 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। यानी आपका जो 48 हो जाएगा, इतना बल्ब को हम श्रेणी में लगा सकते हैं। तो इस बस का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ध्यान रखेंगे यहाँ पे 48.3 भी दिया है, लेकिन यह रॉन्ग होगा क्योंकि वो जो बल्ब होता है उसको मतलब हमेशा हम पूर्णांक में ही लिखते हैं और पूर्णांक में ही लगाते हैं। किसी बल्ब को हम काट कर नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। इसका तो आंसर 48 दशमलव कितना आया है, 48.3 ही आया है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बल्ब को हम काट कर नहीं लगाएंगे। जब भी लगाएंगे तो पूर्णांक में ही लगाएंगे, मतलब 48 हुआ, 49 हुआ, 50 हुआ, इस संख्या में लगाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, न कि सी होगा। याद रखेंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। थोड़ा सा गला में प्रॉब्लम है दोस्तों, आप लोग एडजस्ट करिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बोल रहा है कम से कम 440 वोल्ट उपकरण में मेगर टेस्ट करने के लिए पर्याप्त वोल्टेज रेटिंग होगी। यानी कम वोल्टेज, यानी 440 वोल्ट उपकरण में मेगर टेस्ट करने के लिए पर्याप्त वोल्टेज रेटिंग होगी। 2000 होगी, 1000 होगी, 500 होगी या 1500 होगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यह जो 440 वोल्टेज है उपकरण में मेगा टेस्ट करने के लिए जो पर्याप्त वोल्टेज होगी वह 500 वोल्ट होगी। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब दोस्तों जो मेगर होता क्या है, देखिए मेगर जो होता है यह क्या काम करता है कि विद्युत रोधक का मापन करता है। ठीक है, मेगर वह उपयंत्र होता है जिसकी सहायता से हम इंसुलेशन प्रतिरोध, जो हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है, इसका मीजर किया जाता है। ठीक है, जो निम्न वोल्टा प्रणाली में जो मेगर होता है दोस्तों, उसका 500 वोल्टेज तक प्रयोग किया जाता है। यानी जो लो होता है, कम वोल्टेज होता है, तो उसमें हम 500 वोल्टेज तक प्रयोग करते हैं, और जो हाई हाई होता है, हाई वोल्टेज रेटिंग होता है, उसके लिए हम 1000 से 1500 वोल्ट तक प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लो पूछा है तो इसलिए 500 वोल्टेज हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा, और वहीं हाई रहता तो 1000 लगा देते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है ट्रैक्शन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सी स्टार्टिंग विधि को वरीयता दी जाती है। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जो आपका ट्रैक्शन प्रणाली होती है, ट्रैक्शन प्रणाली में कौन सा हम स्टार्टिंग विधि का प्रयोग करते हैं, क्वेश्चन में ये हमसे पूछा है। ठीक है, कौन सा टाइप का प्रयोग करते हैं, डायरेक्ट ऑनलाइन, वेरिएबल स्पीड ड्राइव,
ऑटो ट्रांसफार्मर, नियत वोल्टेज ड्राइव। तो देखिए ट्रैक्शन प्रणाली में होता है जो स्टार्टिंग विधि को वरीयता दी जाती है, तो मेनली वेरिएबल स्पीड ड्राइव को वरीयता दी जाती है, यानी वेरिएबल स्पीड ड्राइव को यूज करते हैं, उसको हम वरीयता देते हैं। ठीक है। जो ट्रैक्शन प्रणाली होती है दोस्तों, उसमें हमेशा भार चेंज होता है। ठीक है। इसलिए अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स पर भी अलग अलग होता रहता है। ठीक है। और इसका जो उपयुक्तता होता है वह गति परिवर्तन ड्राइव में भी उपयुक्त होता है। इसको आप याद रखेंगे। जो स्टार्टिंग विधि ट्रैक्शन प्रणाली में होती है वह वेरिएबल स्पीड ड्राइव को वरीयता दी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, विद्युत कार्य के लिए सामान्य विनिर्देश के अनुसार स्विच रूम के लिए पसंदीदा स्थान इनमें से कौन सा है? यानी जो विद्युत कार्य के लिए सामान्य विनिर्देश के अनुसार जो विधि निर्देश होता है एज पर जनरल स्पेसिफिकेशन होता है, उसके लिए स्विच जो हमारा होता है रूम के पसंदीदा स्थान इनमें से कौन सा है, यानी कहाँ पे स्विच को हम स्टेबल करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। ग्राउंड फ्लोर के बीच में, प्रथम फ्लोर के प्रवेश द्वार के पास, ग्राउंड फ्लोर का कोई भी कोना, या ग्राउंड फ्लोर के प्रवेश द्वार के पास। ठीक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी जो ग्राउंड फ्लोर होता है, ग्राउंड फ्लोर मतलब नीचे वाला फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर पे प्रवेश द्वार के पास जो एंट्री रूम होता है जहाँ से एंट्री हम करते हैं उसके पास में, यानी नियर द एंट्रेंस ऑफ द ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर के प्रवेश के पास हम स्विच रूम के लिए पसंदीदा स्थान पे लगाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की वायरिंग सबसे लोकप्रिय, सबसे मजबूत और सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? लेड सीटेड वायरिंग, कंसील्ड वायरिंग, सरफेस कंड्यूट वायरिंग या बैटन वायरिंग? तो याद रखें दोस्तों, जो वायरिंग सबसे लोकप्रिय, सबसे मजबूत और अधिक उपयोग की जाने वाली वायरिंग होती है वह कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग होती है। ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग आजकल बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है। जब हमारा स्लैब का निर्माण होता है तभी हम कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग को लगा देते हैं। वह देखने में भी सुंदर लगती है। जब भी प्लास्टर होता है तो दीवार को काट कर उसके अंदर लगा देते हैं, ताकि अंदर से बाहर से जब प्लास्टर हो जाता है तो कोई भी वायर बाहर नहीं दिखाई देता है। तो यह सबसे लोकप्रिय, मजबूत और सबसे अधिक उपयोग किया जा रहा है इस समय। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है। यह दोस्तों यह आपका बैटन वायरिंग यह टेम्परेरी वायरिंग होती है। ठीक है। और एक कंसील्ड वायरिंग यह परमानेंट वायरिंग होती है, अस्थाई वायरिंग होती है। इसको भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, एक टू वे स्विचिंग कनेक्शन का इस्तेमाल आमतौर पर निम्न में से किसके लिए किया जाता है? टू वे की बात आ गई, यानी टू वे स्विच सीढ़ी की वायरिंग के लिए, कंसील्ड वायरिंग के लिए, सीटीएस के लिए, कंड्यूट वायरिंग के लिए। तो देखिए टू वे स्विच आ गया, तो टू वे स्विच का इस्तेमाल बेसिकली सीढ़ी की वायरिंग के लिए करते हैं। ठीक है। जो जीने की वायरिंग बोला जाता है, जीने मतलब उर्दू शब्द है, हिंदी में वही सीढ़ी की वायरिंग होती है, उसके लिए हम टू वे स्विच का प्रयोग करते हैं। टू वे स्विच में इंटरमीडिएट भी आता है। ठीक है। यह भी होता है सीढ़ी की वायरिंग के लिए। तो इसको आप याद रखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन ए से हो जाएगा। प्रश्न अगला है, इंडस्ट्रियल वायरिंग एप्लीकेशन के लिए निम्नलिखित में से किसे हरे रंग से कोडित किया जाता है? इंडस्ट्रियल वायरिंग एप्लीकेशन के लिए दोस्तों किसे हरे रंग के कोडित किया जाता है? ठीक है। फेज लाइन को, न्यूट्रल लाइन को, अर्थ लाइन को, हॉट लाइन को। तो देखिए जो ग्रीन होता है, ग्रीन किसको डिनोट करता है? तो ग्रीन अर्थ लाइन को डिनोट करता है, याद रखेंगे। वहीं बात करें आपका जो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल किसे डिनोट करता है?
तो न्यूट्रल ब्लैक को डिनोट करता है। ठीक है, वहीं दोस्तों आर होता है, वाई होता है, बी होता है, 3 फेज होता है, रेड येलो ब्लू, तो ये फेज को डिनोट करता है। ठीक है, ये 5 को आप अच्छे से याद रख लेंगे, कहीं लिख लेंगे, ये इम्पोर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रीन के लिए पूछा है तो अर्थ लाइन हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घरेलू वाटर कूलर के पंप में कौन सी मोटर प्रयोग की जाती है? जो वाटर कूलर होता है दोस्तों घरेलू, उसमें कौन सी मोटर प्रयोग की जाती है? शेडेड पोल मोटर, रिपल्सन मोटर, हिस्टैरिसीस मोटर, एसी श्रेणी मोटर। तो देखिए घरेलू वाटर पंप होता है, जो कूलर होता है, जो पानी उठाता है और हमें फव्वारे के रूप में ठंडी हवा देता है। कूलर में जो मोटर लगी होती है छोटी सी, वह शेडेड पोल मोटर होती है। इसको आप याद रखेंगे दोस्तों। शेडेड पोल मोटर बहुत ही छोटी मोटर होती है। ठीक है, जो प्रायः वाटर कूलर में लगी होती है, बहुत ही कम एचपी की, अश्वशक्ति की होती है। इसकी जो दोस्तों एफिशिएंसी होती है वह 5% से 35% होती है। इसका प्रयोग खिलौनों में भी किया जाता है। ये जो मोटर होती है इसका प्रयोग खिलौनों में भी किया जाता है। ठीक है, आप याद रखेंगे। शेडेड पोल मोटर एक सिंगल फेज मोटर होता है, 3 फेज मोटर नहीं होता है, सिंगल फेज मोटर होता है। और दोस्तों इसमें शेडिंग कॉइल के रूप में कापर का प्रयोग किया जाता है, इसको भी पूछता है। ठीक है, और इसकी जो हम डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दिया है 300 केवीए 6600 वोल्ट ऑब्लिक 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज डेल्टा स्टार, इसको आप याद रखेंगे, डेल्टा स्टार कनेक्टेड 3 फेज ट्रांसफार्मर का प्रति टर्न वोल्टेज 7.9 वोल्ट है। यहाँ पे कितना है? 7.9 वोल्ट है। तो वोल्टेज और उच्च वोल्टेज साइड पर टर्न की संख्या क्रमशः है। तो टर्न की संख्या क्रमशः पूछा है, यानी N1 और N2 का मान क्रमशः पूछा है, टर्न की संख्या। ठीक है, तो दोस्तों देखिए पहले सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम देखेंगे किस में है। तो पहले डेल्टा और स्टार में है। ठीक है, डेल्टा स्टार में है तो हम जानते हैं डेल्टा में जो भी रहता है V1 साइड सेम, V2 साइड भी सेम रहता है। लेकिन स्टार में क्या होता है, जो VL होता है वह VPH √3 होता है, VL के √3 होता है। ठीक है, क्योंकि VL बराबर क्या होता है, VPH इंटू √3 या VPH फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज का √3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E1 दिया है कितना, 6600 वोल्ट दिया है, और E2 कितना दिया है, 440 वोल्ट दिया है। 440 वोल्ट क्या है, लाइन है। ठीक है, तो इसको हम फेज में चेंज करेंगे। जब फेज में चेंज करेंगे √3 से भाग करेंगे, तो दोस्तों जब √3 से भाग करेंगे तो 254 वोल्ट आ जाएगा, यानी E2 हमारा कितना आ जाएगा, 254 वोल्ट आ जाएगा। E1 6600 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, अब देखेंगे तो हम जानते हैं E1 बराबर N1 बराबर E2 बराबर N2 बराबर कितना दिया है, टर्न रेशियो 7.9 दिया है। ठीक है, यहाँ पे जो टर्न रेशियो दिया है आपका 7.9 वोल्ट दिया है, 7.9 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए निम्न वोल्टेज साइड टर्नों की संख्या, लो वोल्टेज साइड टर्न की संख्या। तो लो वोल्टेज साइड टर्न की संख्या क्या है, देखिए यहाँ पे लो वोल्टेज साइड क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग है। ठीक है, सेकेंडरी वाइंडिंग में लो वोल्टेज साइड है। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या है, E2 बटा N2 बराबर 7.9। ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं इसे, N2 बराबर
E2 बटा के 7.9 हो जाएगा। तो E2 का मान कितना निकाले हैं, 254 वोल्ट निकाले हैं बटा 7.9। जब दोस्तों हम भाग करेंगे तो लगभग 32 आ जाएगा। ठीक है, जो टर्न की संख्या है लगभग 32 आ जाएगी। ठीक है, 32 टर्न आ जाएगा। तो N2 बराबर कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। N2 बराबर 32 हो जाएगा, यानी लो वोल्टेज साइड 32। तो 55 वाला पहले कट जाएगा क्योंकि 32 आएगा। तो या तो ऑप्शन ए हो जाएगा या तो सी हो जाएगा। अब देखते हैं अब हाई वोल्टेज साइड। तो हाई वोल्टेज साइड प्राइमरी वाइंडिंग है, यानी E1 बटा N1 बराबर 7.9। तो या N1 बराबर E1 बटा 7.9। तो E1 का मान क्या है, 6600 वोल्ट है बटा के 7.9। तो इसका जब हम भाग करेंगे तो N1 बराबर कितना आ जाएगा, लगभग 835 आ जाएगा। ठीक है, 835 टर्न आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे N2 का मान कितना आया, N2 का मान 32 आ गया और N1 का मान कितना आ गया, 835 आ गया। ठीक है, यही पूछा है। वोल्टेज और उच्च वोल्टेज साइड पर टर्न की संख्या पूछा है। तो लो वोल्टेज साइड पे 32 हो गया और हाई वोल्टेज साइड पे 835 हो गया। तो 32 और 835 किस में दिया है, आपका ऑप्शन सी में दिया है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ट्रांसफार्मर का। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया है, देखने को मिला है। तो आप इसे रिपीट जरूर अपने से करिएगा और 1 2 3 बार अपने से करिएगा। फिर भी नहीं समझ में आता है तो हमें कमेंट करिएगा, इसको अलग से फिर से इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन हम समझाएंगे। ठीक है, लेकर आ जाएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्थिर वोल्टेज और सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर किसी ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से कौन सी हानि एक समान बनी रहती है। यानी स्थिर वोल्टेज और सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर। ठीक है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग लॉसेज इज ए ट्रांसफार्मर रिमेन द सेम एट कांस्टेंट वोल्टेज एंड सप्लाई फ्रीक्वेंसी। जब V/F रेशियो कांस्टेंट रहता है तो कौन सा हानि एक समान बनी रहती है, क्वेश्चन में यह पूछा है। तो दोस्तों जब V/F रेशियो जब कांस्टेंट रहता है तो याद रखेंगे कौन सी जो होता है कौन सी हानि समान बनी रहती है। तो कोर लॉस, जो कोर लॉस होता है वह समान बना रहता है जब V/F रेशियो कांस्टेंट रहता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, ट्रांसफार्मर रेटेड वोल्टेज से जुड़ा हुआ है और हमिंग की आवाज़ करता है, इसका क्या कारण है। ठीक है, यानी जब रेटेड लोड से जुड़ा हुआ है ट्रांसफार्मर और भिनभिनाहट यानी हमिंग का आवाज़ करता है, तो इसका कारण क्या है, ओवरलोडिंग है, शॉर्ट सर्किटिंग है, कोर का कंपन है, कोर की अनुचित स्टेपिंग है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। जो वाइब्रेशन ऑफ कोर होता है उसका आवाज़ होता है, जो हमिंग का साउंड करता है। जब भी ट्रांसफार्मर के पास आप जाएंगे तो हम जैसा साउंड आता है तो उसका वाइब्रेशन ऑफ कोर, जो कोर का कंपन होता है वही देखने को मिलता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा हमारा जो प्रैक्टिस सेशन 1। ठीक है, इसका प्रैक्टिस सेशन 2 भी आएगा जल्दी। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और वीडियो दोस्तों अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों यह सीरीज़ अगर आप अपनाते हैं, फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता ज़रूर मिलेगी आगे आने वाले एग्ज़ाम में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।